फर्स्ट लेक्चर में तो आपको इशू आ रहा था आयनिक बॉन्ड में। इसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज उस टाइम मैंने नहीं पढ़ाई थी, अभी इसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हम जो लेक्चर का शुरू करते हैं लेक्चर को वो आयनिक बॉन्ड से करेंगे। अब आयनिक बॉन्ड दोबारा से आयनिक बॉन्ड बेसिकली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल एंड नॉन मेटल, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पास ग्रुप 1 भी मेटल है, ग्रुप 2 भी मेटल है, ग्रुप 3 भी मेटल है। नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रुप 5 भी नॉन मेटल है, 6 भी नॉन मेटल है, ग्रुप 5 नॉन मेटल है, ग्रुप 6 नॉन मेटल है और ग्रुप 7 नॉन मेटल है। ग्रुप 8 चूंकि बॉन्डिंग नहीं बनाता लेकिन नॉन मेटल ही है, ग्रुप नंबर 8 नोबल गैसेस। आयनिक बॉन्ड की अगर मैं आपके साथ स्टेटमेंट को शेयर करता हूं तो स्टेटमेंट में लिखा जाता है कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन नहीं दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। एक एटम जो होगा वो मेटल का होगा जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। नॉन मेटल का जो भी एलिमेंट या एटम होगा वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्डिंग है एक्चुअली आयनिक बॉन्ड है सोडियम क्लोराइड में। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो सोडियम बेसिकली ग्रुप नंबर 1 का है, ग्रुप 1 में आता है। और अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 7 में आता है। अब ये जो ग्रुप है बेसिकली ये किसका है, मेटल का। ये जो ग्रुप है ये किसका है, नॉन मेटल का। अब इसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर या फिर हम लोग प्रोटॉन नंबर को देखते हैं तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर सोडियम का 11 है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट आ जाता है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17 जो प्रोटॉन नंबर है। अब मैं इसके अगर शेल ड्रा करता हूं सोडियम के, तो सोडियम का शेल ड्रा करते हैं तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ सेकंड शेल, 4 5 6 7 8 and the last shell have only 1 electron. Last shell have only 1 electron in a sodium atom. यहां पर यह चीज आइडेंटिफाई करती है कि किसी भी एटम के या एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस ग्रुप का होता है। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये ग्रुप नंबर 1 का है। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता। अगर 7 होते तो वो ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता। लाइक दैट अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का अगर मैं शेल ड्रा करता हूं तो ये क्लोरीन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन।
लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे क्लोरीन के? ये ग्रुप नंबर 7 का है तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 4 5 6 7। सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे बेटा बात की थी कि आपके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके, या 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब यहां पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? क्लोरीन को। जैसा अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या लूज करता है तो +1 चार्ज आएगा इसके ऊपर। इसी तरह से अगर क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो फिर क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। यहाँ पर सोडियम आ गया, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? अपना लूज किया और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? +1। अब यहां पर क्लोरीन के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसको क्रॉस से शो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके लास्ट शेल को मैं ड्रा करता हूं। तो अब यहाँ पर जो लास्ट शेल होगा इसका, ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो इधर आ जाएगा इस क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? -1। इसके ऊपर चार्ज क्या आया? +1। इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? -1 चार्ज आ गया। अब अगर इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है? +1, एक एटम का। तो क्लोरीन को लिखते हैं तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1। चूंकि क्लोरीन डाइएटॉमिक की फॉर्म में है इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे, इसके ऊपर भी 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है हमें आयनिक बॉन्ड के जरिए मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं ना आयनिक बॉन्ड की, तो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है? एनी स्पीशीज दैट हैव चार्ज इज कॉल्ड आयन। अब देखो कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कैटाइन। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एनाइन। अब ये जब आयंस की फॉर्मेशन में आएंगे तो तब ही सोडियम क्लोराइड बनेगा, अदरवाइज सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसको शो करेगा? कैटाइन को। देन क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है? एनाइन को। अब कैटाइन और एनाइन, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। शुरू में मैंने आपको बताया था कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। तो यहां पर सोडियम ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसको? क्लोरीन को। अब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो गया? क्लोरीन को। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और चार्ज आ गया नेगेटिव, इसने लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड के दरमियान बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं
तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब में आयनिक बॉन्ड आता है। इसकी कुछ हम लोग अब स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या कहती है। बोर्ड को रफ करना। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी 3D स्ट्रक्चर आती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आती है, यानी कि इसके 3 एक्सिस होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, 3 डायमेंशनल, यानी कि तीनों इसके जो हैं वो एक्सिस शो होंगे। एक्स एक्सिस भी शो होगा, वाई भी शो होगा और जी भी शो होगा। ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर। अब यहां पर क्या है कि आपके माइंड में होगा कि एक सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और एक क्लोरीन, ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे। एक सोडियम आएगा, एक क्लोरीन आएगी, एक सोडियम आएगा और एक क्लोरीन आएगी, ये बॉन्ड बनते जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, 6 सोडियम क्या करेंगे, सराउंड करेंगे 1 क्लोरीन के आयन को। 6 सोडियम के आयन सराउंड करेंगे 1 क्लोरीन के आयन को। अगर यहां पर एक सोडियम पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर में तो इसके साथ क्या होगा, 6 क्लोरीन जो है वो कुछ इस तरह से इसके साथ जो है वो सराउंड होंगे 6 क्लोरीन। ये अब इसी तरह से अगर एक क्लोरीन है तो इसके साथ कितने सोडियम सराउंड करेंगे, 6 सोडियम इसको सराउंड करते हैं कुछ इस तरह से। एक क्लोरीन का जो आयन है उसके साथ 6 सोडियम आकर उसको सराउंड करते हैं। इसी तरह से एक सोडियम का जो आयन है उसके साथ आकर 6 क्लोरीन सराउंड करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्रिस्टल की तरह से क्या करता है, शाइन करता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। बाकी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो भी सारे के सारे इसी तरह की 3D स्ट्रक्चर देते हैं, उनकी भी क्रिस्टल लेटिस होती है। अगर आप शुगर को देखते हैं घर में तो शुगर में भी आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन शुगर आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो कोवलेंट कंपाउंड है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड की। स्ट्रक्चर की हमने बात की, बॉन्ड की बात की, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने लगे हैं आयनिक बॉन्ड की। पहली प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग, आपने अक्सर बेटा पढ़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्यों इनको पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्यों ऐड की गई किसी भी कंपाउंड की, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है या फिर कोवलेंट कंपाउंड है,
तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं? बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं। अब याद रखिएगा कि किसी भी चीज की प्योरिटी को चेक करने के लिए, कोई भी कंपाउंड है, आपने देखना है कि वो प्योर है या नहीं है। हम लोग उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ तो देख लेंगे। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आ रहा है, जैसे लाइक कि वाटर है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है 100। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है 100। अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल कर जाता है तो इसका मतलब कि वाटर क्या है, प्योर फॉर्म में है। इसी तरह से अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का, एक मैं आपको एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अब सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जस्ट मैं सिर्फ आपको एक बताने के लिए लिख रहा हूं कि अगर उसका 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड 2300 पे क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। जब ये मेल्ट करेगा तो क्या होगा कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग जान जाएंगे कि सोडियम क्लोराइड प्योर था या फिर नहीं था। इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। अब यहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कल आपने कहा था कि कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, यहां पर आपने कह दिया कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इसकी क्या रीजन है? अब जब पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी, ये क्रिस्टल लेटेस्ट देता है। और यहां पर जब ये इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ये आयन की वजह से बना है, इसमें शेयरिंग नहीं हो रही, इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। आप देख लें सोडियम क्लोराइड को देख लें, मैग्नीशियम क्लोराइड को देख लें, सोडियम ब्रोमाइड को देख लें, ये सारे जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। उसके आगे हम लोग इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी आती है, हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने एक सवाल आपको क्वेश्चन दिया था वर्कशीट में, व्हाई सोडियम क्लोराइड do not conduct electricity in solid form but in molten form sodium chloride conduct electricity। अब सोडियम क्लोराइड जो है कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी नहीं करेगा, सॉलिड फॉर्म में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर जब भी वो आपसे पूछेगा वो हमेशा रीजन मांगेगा कि ये क्यों नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पर एक रीजन ये है कि इसकी 3D स्ट्रक्चर है और इसकी जो कंपैक्ट अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से इसकी कंपैक्ट अरेंजमेंट होगी, और ये क्या करेगा, इसके पास कोई भी फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसका सोल्यूशन बना लेंगे, जब हम इसका कोई सोल्यूशन बनाते हैं या सोल्यूशन या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। जब मेल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी, तो जो इसके अंदर आयंस होंगे वो क्या करेंगे, वो फ्री मूव करेंगे। जब आयंस मूव करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। O2 में गर्ल्स को मैंने जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। इस दफा फिर जब आपको रिवाइज करवाएंगे तो वंस अगेन फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है और प्योरिटी हम लोग कैसे किसी भी चीज को प्योर कैसे करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज आ जाती है वो है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी से मुराद ये है कि अब जो आयनिक कंपाउंड हैं वो किस में सॉल्युबल हैं। आपको पता है कि वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, जो कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ये बहुत सारी चीजों को वाटर क्या करेगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है वाटर। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये मोस्टली डिसॉल्व होते हैं वाटर में। आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली डिसॉल्व इन वाटर, मोस्टली डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन चंद एक ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जबकि वो आयनिक कंपाउंड हैं। अगर यहां पर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिसॉल्व नहीं होता वाटर में। ये वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसी की जगह सोडियम क्लोराइड को लेते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड को लेते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं लाइक बेंजीन है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उस इस तरह के सॉल्वेंट में ये जो आयनिक कंपाउंड हैं ये डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं। इसके बाद बेटा सॉल्युबिलिटी के बाद हम लोग अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हम लोग अब उसको डिस्कस करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। इसमें से आपसे वो सवाल पूछता है कि आयनिक कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टीज बताओ, तो उसमें आप लिख सकते हो कि ये 3D स्ट्रक्चर शो करते हैं, क्रिस्टलेटस होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये भी आप इनकी प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया हमारा, जो लास्ट टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो है ये वर्ड से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेटल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, जो मेटल के अंदर बॉन्ड पाया जाता है। आप बहुत सारी मेटल्स के साथ आप लोग देखते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। आप अपने किचन में चले जाएं तो जिन चीजों में आप लोग घर का खाना पकाते हैं वो सारी मेटल्स होती हैं, मेटल के एलाय होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग आयरन को देखें, आयरन भी एक मेटल है, कॉपर जो है वो भी एक मेटल है। तो बहुत सारी मेटल्स जो हैं आपके रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, आप उन्हें डेली बेसिस पे यूज करते हो मेटल्स को। चंद एक प्रॉपर्टीज अगर हम लोग मेटल की देखें तो अगर मेटेलिक बॉन्ड को ही डिस्कस करते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड जो है ये बेसिकली पॉजिटिव आयंस जो होते हैं मेटल में, चूंकि मेटल पे पॉजिटिव आयंस होते हैं, और पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या जाते हैं इसके पास जो आते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास होते हैं जिन्हें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जो इनके दरमियान यानी कि जो पॉजिटिव आयन है आपके पास और जो नेगेटिव आयन है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अगर देखो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं सारे के सारे, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं,
यहां पर भी फिर इसके साथ पॉजिटिव चार्जेस आ गए। क्योंकि मेटल है तो मेटल में क्या होता है कि इसमें स्पेस नहीं होती। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो पड़े हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव साइन से मैं शो कर रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके दरमियान है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि मेटेलिक बॉन्ड जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें या फिर इसकी कोई प्रॉपर्टीज बताएं। अक्सर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज में क्या आता है, आपको पता है कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। अब क्या है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो आपसे पूछेगा ये क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसलिए कि यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेंगे, ये चार्ज को कंडक्ट करते हैं और ये क्या यहां से चार्ज ट्रांसफर होगा आगे, देन नो मूव ऑन मूव ऑन। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब दूसरा आ जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह यही है कि जब यहां पर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर फर्ज करें ये एक पार्ट है मेटल का, यहां से आपने यहां से हीट प्रोवाइड की, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये मूव करेगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से तमाम का तमाम जो मेटल का पार्ट है वो हीट अप हो जाएगा। जैसे घर में आप कोई भी खाना पका रहे हैं तो आप हीट सिर्फ एक पार्ट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा मेटल की जो बॉडी है वो सारी की सारी हीट अप हो जाती है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज है, एक तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गई। हम लोग इसका यूजेस, अगर आपसे कोई यूजेस पूछ लेता है कि मेटल का यूजेस कहाँ पे हम लोग करते हैं, कि मेटल को हम लोग किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मेटल दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मैलेबल होती हैं और दूसरा कौन सी होती हैं, डक्टाइल होती हैं। अब जो मैलेबल हैं इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग शीट्स बना सकते हैं। जो डक्टाइल हैं इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग वायर बना सकते हैं। अब आपकी जो शीट्स हैं वो डिफरेंट कामों के लिए यूज होती हैं। जो वायर हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की वायर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये इसके यूजेस थे, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जो आपसे वो पूछ सकता है। और ये मेटेलिक बॉन्ड मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड की वजह से भी मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है। बेटा अभी लेक्चर खत्म हो गया और 5 मिनट्स के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करें।